हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए जिसका नाम है वर्ब। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था और आशा करते हैं कि अब प्रोनाउन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट बन रहा है तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, मैं उसकी सॉल्यूशन यहाँ से दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अब आगे का वीडियो शुरू करते हैं, आगे की देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश सर में एक बार फिर से। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ब। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था प्रोनाउन पे और प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, और आशा करते हैं कि इसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकें। ध्यान रहे कि एकदम जब आपका क्वेश्चन ना बन रहा हो तभी मैसेज करें, बिना कारण के मैसेज ना करें। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। और अब साथ ही कुछ संदेश देना चाहेंगे, वैसे बच्चों के लिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब मैं यहाँ से कोई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टॉपिक वर्ब। वर्ब के बारे में पहले बेसिक बात जानते हैं। भाई हिंदी अगर बोले तो वर्ब का बेसिक हिंदी जो हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में होती है उसका मतलब होता है काम। ठीक है, अब थोड़ी डेफिनेशन पे जाते हैं तो कहता है वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट, मतलब वैसी चीज जो कुछ भी घटित हो रहा है या अस्तित्व में है, इसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं वर्ब क्या है। तो ब्रिंग, हैपन, रन, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जनरली कोई भी हिंदी मीनिंग के अंत में ना लगे ये वर्ब है। गलत है, ये आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की पहचान है, वर्ब की नहीं। ठीक है, तो हमको सिर्फ यही समझना है, काम करने होने के बारे में भी अगर बात कर दे तो ये वर्ब है, ये सिंपल हमारा हिंदी के लैंग्वेज में बोला जा सकता है। आगे कहते हैं टाइप्स में, तो वर्ब के दो डिवीजन है, एक फंक्शन के आधार पे और एक फॉर्म के आधार पे। पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे फिर फॉर्म पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के आधार पे वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। पहला हो गया आपका मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़ी डिटेल में इन सारे वर्बों को हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ब कैसा एक्सप्लेनेशन देता है हमारा। हम जरा इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो कहता है ए वर्ड दैट वर्क्स एज द बेसिस ऑफ सेंटेंस। कहता है वैसा वर्ड जो क्या करे, किसी वाक्य का बेसिस के रूप में काम करे, किसी वाक्य का आधार के रूप में काम करे, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे ही स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्पीक है हमारा, ये हमारा आधार है, ये हमारा बेस है। ठीक है, और इस बेस को अगर हम हटा दें तो पूरी वाक्य की जो मीनिंग है वो फिनिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सारी वजह से क्या है कि इसको हम लोग जो है मेन वर्ब के रूप में रखते हैं। इसी तरह शी स्लैप्ड हर ब्रदर है, ये दूसरा है। यहाँ पर भी स्लैप को आप हटा दो, खत्म कर दो तो क्या है, मीनिंग नहीं निकलता है पूरे सेंटेंस का। तो ये भी एक बेस है आपको पकड़ने का कि मेन वर्ब होता क्या है।
आगे है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव। अब जरा इनको भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव क्या है। कहता है ए वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट। कहता है वैसा वर्ब जो क्या करे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करे, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्ले जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ वर्ब है, इसलिए क्योंकि ये जो फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में काम करवाया गया है। तो ये फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई ये प्ले जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव। यही ट्रांजिटिव हमारे जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब थोड़ा डिटेल में इनको भी पढ़ते हैं। कहता है मोनो का मतलब होता है एक, और ये यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। कहता है कि ट्रांजिटिव द ट्रांजिटिव विच टेक्स वन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसी ट्रांजिटिव जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करे, इसको हम मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल के तौर पर। एक मिनट। ही प्लेज फुटबॉल, ये वही वाला एग्जाम्पल पीछे वाला रिपीट हो गया। डाई में क्या होता है? डाई मतलब दो होता है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की संख्या दो हो जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट की संख्या दो होगी तो यहाँ पर वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में क्लियर दिखेगा। ठीक है, होता है द ट्रांजिटिव दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव। वैसा ट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करता हो, इसको हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जो भी वर्ड है हम उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। आई गेव हिम माई शर्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। दो ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे है? एक तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा माई शर्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट को लाने का काम गिव कर रहा है, ये गेव वाला वर्ड कर रहा है, इसलिए गेव जो हमारा हो गया वो डाई ट्रांजिटिव का उदाहरण हो गया। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा टाइप पर बढ़ेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में कहता क्या है कि ट्रांजिटिव विच टेक्स, यहाँ एक ऑब्जेक्ट तो लेगा ही लेगा, साथ में ये एक कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग करेगा। तो कहते हैं द ट्रांजिटिव विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब वैसा ट्रांजिटिव जो एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता हो साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग करता हो, इसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ही कॉल्ड मी इन द पार्क। तो मी जो है यहाँ पे, एक मिनट, ये मी जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन दी पार्क जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, जरा इस पर जोर डालते हैं। सबसे पहले आप चर्चा कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि नाम से ही लगा हुआ, हेल्प वर्ड जुड़ा हुआ है तो सहायक ही होगा, इसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन होती है कि ए वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस एंड अदर सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग। मतलब वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस या अन्य प्रकार के सेंटेंस बनाने में मदद करता हो। ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, अब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, एग्जाम्पल के लिए इज वाज है, ये हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। कितनी? 24। ठीक है, 24 होती है। और ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला प्राइमरी एक्सिलरी, ये लेवल होते हैं। आइए जरा एक एक करके ये प्राइमरी एक्सिलरीज को जानते हैं। ये इसे हमारा आपका पहला 3 हो गया, वाज वेयर आपका दूसरा हो गया, डू डज आपका तीसरा, डिड आपका चौथा, हैज हैव आपका 5वां, और हैड जो है वो आपका 6ठा नंबर का है। तो ये तो बेसिक था आपका हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरीज में। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉडेल एक्सिलरीज की तरफ। मॉडेल एक्सिलरीज के बारे में बताया गया कि ये जो मॉडेल एक्सिलरीज है इनकी संख्या 9 है। अब 9 है तो जरा 9 को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा कैन होगा, दूसरा कुड, तीसरा सेल, चौथा शुड, 5वां विल, 6ठा वुड, 7वां में, माइट और
एट लास्ट मस्ट। तो ये 9 हमारी मॉडल है जिसका प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेंगे 4 सेमी मॉडल, और ये 4 सेमी मॉडल कौन कौन है जरा इसको भी देख लेते हैं। आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड, ये 4 सेमी मॉडल है। इन चारों का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही होता है, मोटा मोटी हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म पर आ जाते, वो तो हमारा फंक्शन था, अब हम फॉर्म पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉर्म के आधार पर वर्ब जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है जरा एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे हम लोग। पहला टाइप जो है हमारा वो है फिनाइट वर्ब का, और दूसरा जो टाइप है हमारा वो है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का डिफरेंसेस जो है उसको हम गेट करते हैं थोड़ा आगे बढ़ा के, है ना। फाइनाइट वर्ब कहते हैं ए वर्ब दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट, कहता है वैसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन ना चले, ये हमारा फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं आई एम ए डॉक्टर, ही इज माई फ्रेंड, और यू आर ए डॉक्टर। यहाँ पर 3 बात हमको ध्यान देना है। 3 बात क्या क्या ध्यान देना है। पहला में हमने देखा आई एम क्यों लगाया, भाई आई सब्जेक्ट था इसलिए एम लगा। दूसरा में क्या हुआ, ही सब्जेक्ट था तो इज लग गया। तीसरा में यू सब्जेक्ट था तो आर लग गया। तो यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से जहां वर्ब का बदलाव हो रहा है, ऐसे सारे वर्ब हमारे फाइनाइट के उदाहरण है। मोटा मोटा वही बात हुआ जो आपने अकॉर्डिंग टू फंक्शन में पढ़ा था, यहाँ भी वही चीज है, बस थोड़ा नाम चेंज हो गया है, थोड़ा वेरिएशन आ गया, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 वेरिएशन था जिसकी वजह से इसका नाम आपका फाइनाइट में आ गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते, नॉन फाइनाइट ठीक उल्टा, जिस पर सब्जेक्ट का शासन ना हो। यहाँ पर स्पीकिंग को हम नॉन फाइनाइट रखते हैं, होता है ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर गोइंग टू स्कूल। दोनों वाक्य में देख लो आप कि V4 VING वाले जो फॉर्मेट का वर्ब है उसमें क्या बदलाव आया सब्जेक्ट बदलने से, तो नहीं आया। यानी कि ये जो आपका 2 वर्ड है स्पीकिंग और गोइंग, इसमें सब्जेक्ट बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और इसकी वजह से हमने क्या किया कि इसको हमने नॉन फाइनाइट की कैटेगरीज में रख दिया। ठीक है, अब क्या है कि थोड़े टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट में हम लोग आते हैं। नॉन फाइनाइट 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बड़ा ही चर्चित नाम है तीनों, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। पहला, अब इसमें शुरू करने का कोशिश करेंगे, इन्फिनेटिव को थोड़ा बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। व्हाट डज इट मीन ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का अर्थ क्या है। तो इन्फिनेटिव के डेफिनेशन में कहता है कि 2 + V1 या V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड with to or without to is said to be as infinitive। कहते हैं जब कोई वर्ब को टू लगाकर या बिना टू लगाए बोला जाए तो ये इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है। भाई 2 बात बोला, इसका मतलब सीधा है कि इसके 2 टाइप होंगे। जैसे एग्जांपल में आई कैन राइट अ बुक, टू वर्क इज एन एक्सरसाइज, दोनों का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आई लाइक टू टीच, है ना। कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ही 2 एग्जाम्पल दिया का मतलब ही है कि 2 टाइप होगा। पहला टाइप टू इन्फिनेटिव का और दूसरा आपका बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है, अब जरा इसको भी हम डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव क्या है। टू इन्फिनेटिव में कहते हैं इन्फिनेटिव जो टू लेता हो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, टू रीड, टू राइट, टू वर्क, टू स्पीक, यही सब आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में क्या कहता है, वैसे इन्फिनेटिव जो टू का प्रयोग नहीं करता, यानी V1 वाले सारे फॉर्मेट बेयर इन्फिनेटिव है, पर V1 को हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं कह सकते क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं इनका प्रयोग केवल मॉडल एक्जुलरीज के बाद होता है। तो यही है कि इसका उपयोग है कि मॉडल एक्जुलरीज के बाद लगने वाले सारे इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव में आते हैं। रूल नंबर पहला पढ़ते हैं
कहता है कि टू इन्फिनेटिव इज यूज एज सब्जेक्ट। कहाँ यूज हो सकता है? वही तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है ना, टहलना एक एक्सरसाइज है। दूसरा है ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह का मतलब क्या है कि वर्ब के बाद, और वो देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब के बाद हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद अगर आपका 2+V1 का प्रयोग होता है तो ये इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तीसरा है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। अगर जिसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। माई एम इज IAS नहीं होगा, मेरा एम IAS बनना है, तो टू बिकम जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये उस बात को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो है हमारा वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ। एक मिनट। कहता है कि अगर WH वर्ड का प्रयोग आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, डिस्कस, एक्सप्लेन, टीच, ये सब वर्ड के साथ हो जाए, ये बड़ा ही भी है, इसको नोट कर लेने का है, याद कर जाने का। तो WH वर्ड्स का प्रयोग अगर आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, डिस्कस, एक्सप्लेन, टीच के बाद हो तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिसाइड है, बगल में 2+V1 लग गया है ना। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं, लेट, बिहाइंड, बिहोल्ड, ये सब जो है कुछ ऐसा वर्ड है जिसको दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्ट तो आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बेयर इन्फिनेटिव रहेगा। नहीं तो कुछ निर्धारित वर्ड है जिसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसमें पहला नाउन और प्रोनाउन रहेगा और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव रहेगा। उदाहरण के लिए लेट हिम गो, तो लेट के साथ जुड़ने वाला वर्ड आपका प्रोनाउन है और उसके बाद जो गो आया है, यहाँ टू गो का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये वेयर इन्फिनेटिव के यूजेस में है। आगे कहता है वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग मॉडल एक्जुलरीज में। मैंने पहले बोला इसका एकमात्र यूज मॉडल एक्जुलरीज में है, लेट के साथ हो गया, वो उसी के पार्ट का हिस्सा, उसी का एक हिस्सा है। When is, am, are, was, were is used to express plan of future। कहते हैं जब ये सब जो प्राइमरी एक्जुलरीज का इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है यानी बी परिवार का सदस्य, इसको बी परिवार कहते हैं। तो बी परिवार का जो सदस्य है उसका प्रयोग फ्यूचर के प्लान को दिखाने के लिए हो तब हम क्या करते हैं, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टू डांस, मैं डांस करने वाला हूँ। कोई चीज यहाँ है मजबूरी दर्शाने की बात होगी तो हैज, हैव, हैड अपने साथ टू लेगा। वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कहता है नथिंग बट अगर आए तो 2+V1। वी हैव नथिंग बट टू, देयर इज नथिंग बट टू स्टे एट होम। अभी की स्थिति यही बनी हुई है, घर में रहने के अलावा कोई और उपाय नहीं। हैड वेटर जब कभी भी आए, हैड सुना, हैड वेटर, इनके साथ वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यू हैड वेटर वर्क हार्ड, अच्छा होगा कि आप कठिन परिश्रम करें। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट में जो है हमारा जिरंड। जिरंड भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। V4 VING फॉर्मेट बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। तो कहते हैं कि जब V4 का प्रयोग एक नाउन के तौर पे किया जाए तो ये जिरंड है, ठीक है। अब V4 नाउन की तरह कैसे होगा, तो यहाँ देख रहे हैं डांसिंग इज एन आर्ट, है ना, आई लाइक डांसिंग। तो ये सारा जो टाइप हो गया, इस तरह के जो यूजेस हो गए वो आपका जिरंड है। अब थोड़ा यूजेस जानते हैं कि जिरंड जो है हमारा उसका यूजेस क्या क्या है। पहला यूज है कि इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। वही बात फिर भी रिपीट यहाँ भी होगा कि ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, जैसे टीचिंग इज माई पैशन, है ना। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है यानी वर्ब के बाद यूज होगा। यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस रीजन। या रीजन दिखाने के लिए क्या किया है कि प्रीपोजिशन के साथ ही यूज किया गया है ना। तो जहां पर रीजन की बात होगी वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला है when two verbs are going together then after let, be, watch, see, hear, gerund is। देखो कहते हैं दो वर्ब अगर एक साथ यूज हो रहे हो, एक साथ काम में लाए जा रहे हो
तब क्या होता है, ये सब निम्नलिखित जो वर्ड दिया हुआ आपका लेट है, रीड है, वॉच है, सी है, हियर है, इसके बाद जिरंड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये पहला तो हम सी का भी टू यूज कर दिए और आगे चल के इधर रनिंग यूज कर दिए। ठीक है, इसी पार्ट का एक उदाहरण हो गया यहाँ पर। व्हेन गो, कीप, कैरी, ऑन इज यूज एज कंटिन्यूअस एक्शन देन जिरंड इज यूज। कहते हैं जब गो, कीप, कैरी और कैरी के साथ ऑन, यानी कि ये तीनों वर्ड के साथ अगर ऑन जोड़ दे तो ये कंटिन्यूअस एक्शन, गो ऑन बोले कंटिन्यूअस, कीप ऑन जारी रखना, कैरी ऑन जारी रखना, तीनों का प्रयोग जारी रखने के अर्थ में होता है, तब जिरंड का यूज होता है। जैसे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, तो ये सारा इसका उदाहरण है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने दिया है आपको कीप ऑन लर्निंग, ये भी उसी तरह का उदाहरण है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कैन नॉट हेल्प जिरंड। देखो ये हेल्प लगाते हैं तो ये ऐच्छिक कार्य को दर्शाता है। ऐच्छिक कार्य मतलब इच्छा से चलने वाला काम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लिखेंगे आई कांट हेल्प टेकिंग टी, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका ये वाला लाइन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल पे आने का मेन अर्थ थोड़ा समझ ले। पार्टिसिपल है क्या, तो जनरली पार्टिसिपल का जो रिमेनिंग फॉर्मेट हो गया है, रिमेनिंग फॉर्मेट यानी V2 और V3, इसी को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो या बेसिक अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पार्टिसिपल्स आर द वर्ड यूज्ड टू फॉर्म टेंस ऑफ द वर्ब और एज एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं कि सेंटेंस या टेंस बनाने के काम में आते हैं, और या तो वर्ब के रूप में नहीं तो एडजेक्टिव के रूप में ये काम में आते हैं। अब जरा देखते क्या क्या है। ये जो पार्टिसिपल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं। होता है द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन ing एंड यूज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। बड़ी कंफ्यूजन वाला वर्ड ये लिखा हुआ है। वर्ड इसलिए कंफ्यूजन का है क्योंकि हमने जिरंड में पढ़ा कि बिफोर का प्रयोग जब नाउन की तरह यूज हो तो उसको हम जिरंड कहते हैं, और बिफोर का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की तरह हो तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर समझ गए तो बहुत ही सिंपल है, नहीं समझे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से ध्यान देना है कि VING यानी बिफोर जो है इसके 2 यूजेस। अगर ये नाउन की तरह यूज किया गया तो जिरंड, और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा देख लेते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ क्या हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो रहा है क्योंकि ये बुक नाउन के पहले आया। दूसरा द बर्निंग ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन के पहले बर्निंग आया है, यानी कि ये ट्रेन नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों जो यूजेस है वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल तो ओबियस है, वर्ब के V2 और V3 फॉर्मेट्स ही है ना। रोट, प्लेड, डांस, ये सब इसका उदाहरण हो गया। और इसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, तो हैविंग प्लस V3 या हैविंग प्लस बीन प्लस V3, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है कि हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि खाना खाकर वह स्कूल गया। दूसरा लिखा है हैविंग बीन बीटन शी बिगन टू राइट करेक्टली, मतलब पिटाई खाकर वह सही सही लिखने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे सपोर्ट करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहें, क्योंकि यहाँ पर तो वही हमारे लिए टॉनिक का काम कर रहा है। सो कीप ऑन वाचिंग। थैंक यू।